हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो आज की सीरीज़ में जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी इंटरस्टेलर की, द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर, इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं और आगे थोड़ा सा हमने पहला जो एपिसोड था बहुत ज़्यादा बेसिक था, डैट इज़ अपने यूनिवर्स को जानने की कोशिश की थी कि यूनिवर्स किस तरीके से बना हुआ है, कैसा कैसा यूनिवर्स है, अपने यूनिवर्स में क्या क्या है और थोड़ा सा एक आइडिया कि यूनिवर्स कितना बड़ा है अपना, कि इमेजिनेशन से बाहर है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो कल हमने एक बात की थी न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, एक बात न्यूट्रॉन स्टार मैंने आपको कुछ बताया था थोड़ा सा बेसिक। आज थोड़ी सी और एक्सटेंडेबल चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना। एक भाई आपको पता है ग्रेविटेशन के बारे में हमने चर्चा की थी, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ऐसे बहुत सारे फील्ड होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर भी एंड स्पेस में भी। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे हम, है ना। उसके बाद अगर मैं रही बात मूवी में, अब मूवी की हमें क्या क्या बात देखनी है। अब मूवी में भाई बार बार एक वर्ड यूज किया गया, दैट इज गोरगैंटुआ। तो गोरगैंटुआ एक ब्लैक होल है जिसके अंदर बताया था कि भाई इसके अंदर अगर हम चले गए तो बचना मुश्किल है एंड ऑल पता नहीं क्या क्या। तो इस गोरगैंटुआ जो ब्लैक होल है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये सच है, क्या ये सच में है ऐसा कुछ, या फिर एक फिक्शनल एक चीज है ना। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और अगर सच है तो इसके क्या प्रूफ है क्या नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कल हमने स्टार्ट किया था कि भाई न्यूट्रॉन स्टार के बारे में एक बात करी थी कि न्यूट्रॉन स्टार कैसा स्टार है। मतलब न्यूट्रॉन स्टार कैसा होता है बेटा, कि साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उसका साइज सन के कंपेरेबल है, सन से 100 गुना, सन से 200 गुना ज्यादा होगा, कोई खास बात नहीं है ना। पर उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी हाई है और उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। तो अच्छा, अब बात आती है कि भाई अपने अर्थ, अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अपना एक अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अपना अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, जो कि आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा एंड 11th-12th में तो पढ़ाते ही है अर्थ मैग्नेटिज्म के नाम से, है ना। तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है, तो हर एक मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो अर्थ का जो मैग्नेट की तरह काम करता है जो अर्थ, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ से निकल के नॉर्थ में एंड होता है ना। तो बेसिकली डोनट शेप का मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी होती है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो होता क्या, उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट देखा गया, ठीक है, इस मूवी के अंदर नहीं, रियल लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट देखा गया जो आगे इसमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूँ आपको, है ना। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या हुआ भाई, अब नॉर्वे में क्या इंसिडेंट देखा गया कि जो अपनी हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो अचानक से फ्लोरोसेंट होने लग गया, चमकने लग गया। कई बार ये फिनोमेना देखा गया। अब ये हुआ कैसे भाई, अब ये होता कैसे, आपको फोटो में दिखाई देगा कि इस तरीके कुछ दिखाई दिया नॉर्वे साइड में, ठीक है। इसको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। अभी नॉर्दर्न लाइट्स हैं क्या, बेसिकली होता क्या है, अपने को पता है कि जो सन है, सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू चार्ज पार्टिकल्स भी निकलते हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, बीटा पार्टिकल बोलते हैं, काफी सारे पार्टिकल्स निकलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, है ना। अब वो पार्टिकल निकले तो स्पेस में आए, स्पेस में ट्रेवल करके अगर वो अर्थ के आसपास पहुंचते हैं तो अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं बेटा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट कर देगा। कोई एक फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आ रही है। तो बेसिकली क्या है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। तो वो क्या, अब वो चार्ज पार्टिकल भी बहुत छोटे से हैं और हवा में क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब जो हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ वो चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो क्या होता है बेटा, ये फ्लोरोसेंस क्रिएट होती है, ये उन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से वो हवा क्या होती है, फ्लोरोसेंट हो जाती है, वो चमकती हुई दिखाई देती है अपने को। तो ये जो फिनोमिना है नॉर्वे साइड देखा गया अपनी अर्थ पर भी, है ना। तो इसी तरीके से अब बात आई भाई न्यूट्रॉन स्टार की। अब न्यूट्रॉन स्टार में क्या है भाई, न्यूट्रॉन स्टार का क्या था बताया था मैंने, न्यूट्रॉन स्टार एक बहुत ज्यादा हैवीली डेंस्ड एक स्टार है। अब वो हैवीली डेंस स्टार है, उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब जिसका मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्थ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसके ऊपर जब चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो वही फ्लोरोसेंस क्रिएट होती है। तो फ्लोरोसेंस के कारण जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो ज्यादा चमकती है, क्योंकि भैया वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब क्या हुआ, बेसिकली जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो दिखाई देती है, विजिबल हो जाती है, किस तरीके से, एक डोनट शेप में दिखती है ना। अब डोनट शेप में दिखी तो ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। अच्छा, अब पहली बात भाई न्यूट्रॉन स्टार है, ऐसा तो है नहीं न्यूट्रॉन स्टार के पास गए, स्पेसशिप में बैठ के न्यूट्रॉन स्टार पे चले गए और देखा है, ये पॉसिबल नहीं होता। जो स्टार्स होते हैं इनके पास पहुंचना, पहली बात तो यहाँ तक स्पेसशिप का पहुंचना इम्पॉसिबल है, मतलब अब तक तो, है ना। और दूसरा ये मैंने बताया इतना डेंस है, तो ग्रेविटी पुल इतना ज्यादा है कि इसके आसपास भी जाओगे तो ये कैप्चर कर लेगा आपको अपने अंदर ले लेगा। क्योंकि मतलब बेसिकली क्या है, ब्लैक होल की थ्योरी में ये बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज ब्लैक होल की तरह एक्ट कर सकती है अगर उसका साइज बहुत छोटा कर दिया जाए और उसका मास बहुत ज्यादा कर दिया। मतलब बेसिकली क्या है, साइज छोटा कर दिया और मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा है
अगर मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनफाइनेटली लार्ज कर दें तो ब्लैक होल की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अब सोच के देखो, ये अर्थ है, इतना बड़ा अर्थ है, अर्थ को मैं इतना सा कर दूं और मास उतना ही रहने तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो ये भी एक ब्लैक होल की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो ये ब्लैक होल थ्योरी में कहा गया है। तो इसी तरह के न्यूट्रॉन स्टार क्या है, न्यूट्रॉन स्टार के आसपास जाओगे ग्रेविटी पुल इतना हाई है कि वो आपको अपने अंदर संभालेगा, है ना। तो इसलिए न्यूट्रॉन स्टार नाम की कोई चीज है, वो पता कैसे लगी, वो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगती है। अब भैया क्या हुआ, एक फ्लोरोसेंस क्रिएट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड था, उसके ऊपर क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल टकराए और उसने क्या किया, वहां के जो एटमॉस्फेयर को फ्लोरोसेंस कर दिया, जहां वहां पे जो भी गैसेस प्रेजेंट थी वहां पे टकराया और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइक चमकने लग गई। अच्छा भाई, तो वो डोनट शेप की आई। अब हुआ क्या, कुछ चार्ज पार्टिकल बच के निकल गए और कहां पहुंच गए भैया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे पहुंच गए उसके न्यूट्रॉन स्टार के, है ना। तो वहां से क्या हुआ, एक जेट सा बन गया बेसिकली। अब आपको फोटो में नजर आएगा, एक जेट सा बन गया वॉलेट लाइन का। ब्लू लाइंस की क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ब्लू लाइन की दिखने लगी, एंड जो वॉलेट कलर का कहते हैं जेट बन गया। अब वो स्टार स्पिन कर रहा है। अब वो जब भी जेट ऊपर से नीचे से निकल रहा था, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, वैसे जब वो निकला तो क्या हुआ, जब भी वो स्पिन कर रहा था, तब जब भी उसका स्पिन था और जो जेट था वो अर्थ की तरफ आया, तो अर्थ के साइंटिस्ट ने क्या किया, कैप्चर की कुछ रेडिएशन, क्योंकि इस रेडिएशन जो जेट निकल रहा था उसके अंदर हर तरह की रेडिएशन थी, अल्फा गामा एक्सरेज टाइप की काफी सारी रेडिएशन प्रेजेंट थी। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की, तो यहाँ से इसको नाम दिया पल्सर रेडिएशन, और यहाँ से पता लगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, न्यूट्रॉन स्टार नाम की कोई चीज है। तो यहाँ से पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंपॉर्टेंस कितनी है, जिसकी वजह से अपने को कितनी सारी चीजें पता लगी। अच्छा भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। तो यहाँ से पता लगा न्यूट्रॉन स्टार नाम की कोई चीज है। अच्छा, अब बात आती है भाई, हमने एक चीज पढ़ी, गोरगैंटुआ मूवी के अंदर दिमाग खा लिया गोरगैंटुआ नाम ने। अब गोरगैंटुआ क्या था, एक ब्लैक होल था। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट वीडियो में बात की है। अब ये ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस का पता कैसे लगा, ऐसा तो है नहीं जाके देखा है कि भैया ब्लैक होल है जैसे कि मूवी में दिखाया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ब्लैक होल के अंदर कोई जाके नहीं देखा अभी किसी ने, और किसी ने ऐसे फिजिकल उसका वो कोई देखा नहीं कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज है। पर ब्लैक होल पता कैसे लगा, ब्लैक होल के प्रूफ्स कहां से मिले हमें। अब ब्लैक होल के प्रूफ्स कहां से मिले, अब जब ब्लैक होल के आसपास जितने भी स्टार्स हैं उनकी अपनी एक लाइट है, तो हर जगह लाइट फैली हुई थी। अभी आपको एक फोटो नजर आएगी, आपको क्या दिखेगा, बीच में एक ब्लैक कलर का होल है, बाकी हर जगह लाइट सी है, कुछ डॉट चमकते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज वो स्टार्स हैं। लेकिन स्टार्स ने क्या किया, ब्लैक होल ने क्या किया, एक बिल्कुल ब्लैक होल क्या है, काले से रंग का गोला गोला दिखाई दे रहा है आपको, इसको ब्लैक होल नाम इसलिए दिया गया। अब सोच के देखो ये हुआ कैसे। अब अगर लाइट इसके अंदर जाती तो यहां भी चीजें चमकती, लेकिन यहां लाइट गई ही नहीं। तो ब्लैक होल एक ऐसा, मतलब बेसिकली वो एरिया है ब्लैक होल जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हाई है कि वो लाइट को भी अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देता। अगर आपने थोड़ी बहुत भी साइंस अच्छे से पढ़ी हो 11th-12th की, तो आपको याद होगा कि जो लाइट है उसका भी एक मास होता है। जो फोटोन होते हैं, जो फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, लेकिन जब फोटोन मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि फोटोन क्या है, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, हम ये बोल सकते हैं ना। तो अब वो इतनी स्पीड से जब मूव करते हैं तो उसका एक मास होता है, और इसके तो बहुत अनगिनत एक्सपेरिमेंट है। अगर आप स्पीड ऑफ मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से फोटोन्स को गिराओगे तो एक प्रेशर क्रिएट करता है वो, है ना। उसको रेडिएशन प्रेशर का नाम देते हैं, जो कि जेईई के सिलेबस में भी है, आपने ना रेडिएशन प्रेशर नाम से एक टॉपिक भी पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट एक प्रेशर लगा रही है, यानी कि लाइट के पास एक फोर्स भी है, यानी कि लाइट के पास एक मास भी है। और लाइट किससे बनी है, फोटोन से। इसका मतलब फोटोन का मास तो है भैया, लेकिन वो बहुत कम होता है, मतलब इनफाइनेटली स्मॉल। लेकिन अगर इतने कम मास को भी वो खींच पा रहे हैं, मतलब क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल अपने अंदर खींच रहा है वो। तो बेसिकली क्या है, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है किसका, ब्लैक होल का, कि वो लाइट को भी पास नहीं होने देता, लाइट को भी बेंड कर देता है, जो कि आपको इस फोटो में नजर आ रहा है। यह है ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, जो कि हम आने वाले एक पूरे चैप्टर के अंदर ब्लैक होल को इतना अच्छे से पढ़ेंगे, आप मतलब बिल्कुल अच्छे से फील आएगी आपको कि हाँ सच में ब्लैक होल है। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ हर चीज का, कड़ी बाय कड़ी आपको मूवी के अंदर लेके जा रहा हूँ कि भाई मूवी के अंदर हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या नहीं देखा था। अब आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक वीडियो क्लिप भी डाली थी कि वो कॉइन वाला इंसिडेंट, कि भाई कॉइन था, कॉइन उछाला उसने, कॉइन क्या हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर वो जो क्या बोलते हैं डस्ट के पार्टिकल गिर रहे थे, उसके बाद एकदम से जाके रुक गया वहीं की वहीं कॉइन। हालांकि जो मूवी में ये इंसिडेंट रिकॉर्ड किया गया है ये एक फिक्शनल है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो बिहेवियर क्या था, वो ग्रेविटी का अजीब सा बिहेवियर था, ग्रेविटी का बहुत ज्यादा अजीब बिहेवियर ऑब्जर्व किया। क्योंकि आप ग्रेविटी में अगर आप उससे क्योंकि ऐसे फेंकते तो वो आगे जाता, प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा करता अपना, है ना। आप किसी भी चीज को बॉल को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे थोड़ी एकदम से हवा में बीच में रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, आगे जाएगी वो। लेकिन मूवी में दिखाया गया, क्यों दिखाया गया, उसका रीजन ये है कि वहां पे ग्रेविटेशनल
पुल दिखाना चाहते थे, वो वहां पे दिखाना चाहते थे कि भैया ग्रेविटी का अजीब सा बिहेवियर दिखाना चाहते थे, ताकि मूवी में ये आए कि भैया आगे जाके ग्रेविटेशन पे ये लोग इतना ग्रेविटेशन पे काम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अजीब सा बिहेवियर देखा। क्योंकि भाई उससे पहले, मूवी से पहले भी, और जब मूवी में दिखाया गया, जब इंसिडेंट हुआ उससे पहले न्यूटन साहब अपने लॉ दे चुके ग्रेविटी के। दैट इज जो ग्रेविटी का नॉर्मल फॉर्मूला था फोर्स का ग्रेविटी के कारण, वो था g into m1 into m2 upon r square, that is mass of first object into mass of second object into g, that is constant upon r square, यानी कि inversely proportional to radius था, मतलब distance between them the particles and objects, है ना। तो ये न्यूटन ने दे दिया था, न्यूटन ने दे दिया, लेकिन जो वो इंसिडेंट हुआ वो न्यूटन के लॉ को मतलब मान ही नहीं रहा था, वो अजीब सा बिहेवियर था ग्रेविटी का। तो वहां से एक दिमाग में बात चमकी, जो डॉक्टर ब्रैंड जिस चीज पे काम कर रहे थे, डॉक्टर ब्रैंड जो थे मूवी में, वो किस पे काम कर रहे, ग्रेविटी के ऊपर। और ग्रेविटी में क्या करना चाह रहे थे, वो ग्रेविटी पे रिसर्च कर रहे थे पिछले 40 सालों से, और उन्होंने बेसिकली भेजा उनको ये इसलिए था इस मिशन पर, ताकि ग्रेविटी के बारे में और जान पाए। उनका जो कन्विंस करने का तरीका था वो अलग था, और वो भी दैट मे बी अ रीजन, ठीक है, पर जो उनका मेन रीजन था वो ये था ताकि वो एक अपनी अच्छे से खोज कर पाए अपने ग्रेविटी के ऊपर, है ना। ग्रेविटी के ऊपर जब उन्होंने अपनी रिसर्च करी, तो ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च करने के लिए उन्होंने उनको मिशन पे भेजा, है ना। तो वो क्या हुआ कि क्यों इनको एक अप्रोच मिली कि भैया हमें ग्रेविटी के ऊपर काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि उसने एक अजीब सा बिहेवियर पाया, और डॉक्टर ब्रैंड तो काम कर ही रहे, डॉक्टर ब्रैंड को तो पता ही था। और जो ये बिहेवियर है ना, ये मूवी के अंदर तो फिक्शनल है, और क्योंकि मूवी के अंदर फिक्शनल इसलिए क्योंकि अर्थ पे ऐसा बिहेवियर अभी तक कहीं भी ऑब्जर्व नहीं किया गया है। अर्थ पे ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां ग्रेविटी का अजीब सा बिहेवियर देखा गया हो। अभी तक अर्थ पे जितनी भी जगह देखी गई है चीजें, वहां पे न्यूटन के लॉ सही वैलिड चल रहे हैं, मामला सही सेट चल रहा है। पर जो हमने पाया कि अब क्या हुआ, अब इस मूवी का और इस एपिसोड का क्या मेन रीजन है, इस एपिसोड का मेरा मेन मकसद है कि हमें देखना ही है कि कौन से लॉज हैं जो अपने स्पेस को, जो अपने टाइम को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। किसी लॉ पे तो चल रहा होगा ना, कोई तो लॉ होगा, जैसे ग्रेविटी है, आपको पता है, आपको पता है सेब नीचे ऊपर से नीचे गिरा, न्यूटन ने देखा और ग्रेविटी का लॉ दे दिया। लेकिन न्यूटन के लॉ कहाँ फेल हुए, न्यूटन के लॉ उस जगह फेल हुए जहां पर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वहां न्यूटन के लॉज फेल हो रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अपन मॉलिक्यूलर साइड पे जाएं, बहुत छोटे न्यूक्लियर साइड पे जाएं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती हैं, या फिर मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल जब लेवल पे हम चले जाते हैं, वहां पर भी न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं थे, इसलिए नील बोहर साहब आए, उन्होंने अपने अपने लॉज दिए, है ना। और ये सब ऑब्जर्व करके आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी थी रिलेटिविटी की, रिलेटिविस्टिक लॉ निकाले इसके ऊपर, और आइंस्टीन ने इसके ऊपर बहुत काम किया। जब ये काम करने लगे, तो अभी आने वाले चैप्टर में आपको अच्छे से बताऊंगा, अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ पे क्या माना गया। काफी सारी थ्योरीज और रिलेटिविस्टिक लॉ, क्वांटम लॉज, क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम ग्रेविटी नाम की भी एक चीज है, उनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया कि बेसिकली क्या था, एक तो न्यूटनियन लॉ थे, एक रिलेटिविस्टिक लॉ थे, ठीक है, एक क्वांटम लॉज थे, एक क्वांटम ग्रेविटी थी, है ना। तो क्वांटम लॉज के अंदर किसकी बात करते थे हम, जो ये अपनी नॉर्मल चीजें थी, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर की बातें हो गई, ये सब बातें हो गई, है ना। और अगर मैं बात करूँ रिलेटिविस्टिक लॉ की, है ना, उसके अंदर क्या था, टाइम वैपिंग के बारे में बात चल रही थी, एंड स्पेस वैपिंग के बारे में बात चल रही थी। वैपिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा। अच्छा, अब स्पेस की बात आई भाई, स्पेस, अपना जो स्पेस फैला हुआ है वो एक सीधा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीधा या कुछ है। इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए साइंटिस्ट ने, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं और बहुत कर चुके हैं। आइंस्टीन साइंटिस्ट साहब ने इसके ऊपर क्या थ्योरी दी, बेसिकली अभी तक जो साइंटिस्ट मान रहे हैं काफी सारे, वो ये चलता आ रहा है कि अपना जो स्पेस है, जो अपना यूनिवर्स है, वो एक 3 डायमेंशन मेम्ब्रेन है। अब एक मेम्ब्रेन, एक सिंपल जैसे मान लो एक कागज का टुकड़ा, एक मेम्ब्रेन, खींची हुई रबर का टुकड़ा मेम्ब्रेन है। हालांकि अभी ये मेम्ब्रेन है, तो ये 3 डायमेंशन कैसे हुई, तो इसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ही अभी इनके ऊपर और रिसर्च चल रही है। और ये मतलब जब भी समझ में नहीं आता कि टाइम एक्चुअली में डायमेंशन है या नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट मान रहे हैं, जो उनका कहना है वो ये है कि जो अपना स्पेस है वो एक 3 डायमेंशन क्या है, मेम्ब्रेन है, और बाकी सारा जो बचा हुआ हिस्सा है वो एक बल्ब के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा तो है यूनिवर्स के बाहर कुछ है, यूनिवर्स के बाहर भी कुछ होगा, अपना यूनिवर्स इतना वास्ट है कि हम वही कवर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाहर भी कुछ होगा। तो उसके बाहर एक हमने क्या माना कि अपना यूनिवर्स, जो अपना स्पेस है वो क्या है, जो अपना यूनिवर्स है वो क्या है, मेम्ब्रेन है, 3 डायमेंशन, एंड जो 4 डायमेंशन है वो है बल्क, है ना, वो बल्क है। तो बेसिकली बल्क कौन सा पार्ट है, मेम्ब्रेन के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको फोटो में दिखाई देगा। इस तरीके की उन्होंने थ्योरी दी है कि इस तरीके का कुछ हिस्सा है। अच्छा भाई, जो ये बल्क वाली बात है वो आपको कब समझ में आएगी, जब हम मूवी के अंदर
चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे टेसरेक्ट के बारे में, जो मूवी का जो लास्ट सीन है उसके अंदर, जब वो क्या बोलते हैं गोरकेंटुआ के बीच में से पास होकर इवेंट होराइजन में से पास होकर एक अजीब सी जगह पे चले जाता है जहाँ पे टाइम भी एक डायमेंशन नजर आती है, वहां पे इसका रीजन समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसा क्यों है। इसलिए मैं आपको कनेक्ट करता चल रहा हूँ कि यहाँ हमने क्या क्या समझा। अच्छा एक चीज और अच्छा, सबसे पहले जब मूवी में उन्होंने जाने के लिए कन्विंस किया गया कूपर को, डॉक्टर ब्रांड जब क्या बोल रहे थे, जब डॉक्टर ब्रांड थे उन्होंने कूपर को कन्विंस किया कहाँ पर जाने के लिए, इस मिशन पर जाने के लिए, उन्होंने क्या बहाना बनाया या फिर क्या उनका मतलब रीजन था उसको भेजने का। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो ब्लिट्स हैं, ब्लिट्स क्या होता है बेसिकली, जो अपनी क्रॉप्स होती हैं उस पर लगे हुए माइक्रोब्स जो डिजीज फैल जाती हैं उनको ब्लिट्स बोलते हैं, धब्बे लग जाते हैं उनके ऊपर तो वो ब्लिट्स बोलते हैं ना। तो डॉक्टर ब्रांड ने बोला कि भाई जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहां पे 80% नाइट्रोजन है, जो कि हम ह्यूमन ब्रीथ भी नहीं कर सकते, पर माइक्रोब तो कर सकते हैं। जो ब्लिट्स हैं, जिन माइक्रोब्स के कारण ब्लिट्स हो रहे हैं, जो क्रॉप खराब हो रही है, वो तो कर सकते हैं। अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि ब्लिट्स फैलने लग गई क्रॉप टू क्रॉप, तो क्या होगा, सारी क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगी अर्थ की और खाने पीने के लिए कुछ बचेगा नहीं और ये ह्यूमन स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो हमें इस ह्यूमन स्पीसीज को बचाना है और दूसरे प्लेनेट पे जाना है और ऐसा कोई प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा जहां पर जीवन संभव हो, जहां पर ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके, अपनी स्पीसीज को बचाया जा सके। तो इन्होंने ये रीजन दिया, इसके लिए जो कूपर था वो कन्विंस हुआ, उसको लगा कि हाँ सच्चाई में ऐसा है। हालांकि अभी तक जो बायोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि क्रॉप्स वगैरह का काम बायोलॉजिस्ट का होता है, फिजिसिस्ट भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी, तो उनका अभी इतना कुछ मानना नहीं है, ये इस चीज को बिलीव नहीं करते कि ब्लिट्स ऐसे फैलेंगी और ऐसे खत्म हो जाएगा सब कुछ, वो चीज पे बिलीव नहीं करते। पर देट मे बी ए रीजन कि हाँ भाई शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए हमें दूसरे ग्रहों पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी जहां पर जीवन पॉसिबल है। और सही बताऊं तो आज के टाइम पे ना अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो इलोन मस्क अपने स्पेसएक्स के जो क्या फाउंडर हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत ही क्रांतिकारी आदमी है, बेसिकली वो बहुत कुछ इसी रियल लाइफ में ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पे जीवन खोज रहे हैं। और सच्चाई में भी अपने ये चीज़ें चलती हैं कि हम दूसरे प्लैनेट्स पर कि देखते हैं कि कहाँ पर जीवन पॉसिबल है, कहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फिक्शनल चीज़ें हैं, ये क्या कहते हैं अभी भी चलती हैं, स्पेस के अंदर बहुत कुछ चलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई इंसान का स्पेस में इंटरेस्ट डेवलप हो, जानने में थोड़े इच्छुक हो कि हाँ यार ऐसा भी तो कुछ होता है। तो इस मूवी के अंदर अभी तक क्या क्या इंसिडेंट हुआ जो हमने डिस्कस किया है, एक तो भैया कॉइन वाला हिस्सा जो कि आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना, लेकिन वो ग्रेविटी के कारण एनोमली पाई गई, ग्रेविटी का अजीब सा बिहेवियर पाया गया, इसलिए हमने आगे बढ़ के देखा कि यार कुछ ना कुछ तो पंगा है, तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, इसलिए हमने वो किया। पहली चीज वो, दूसरी चीज ब्लिट्स वाला हिस्सा मैंने बताया आपको, थर्ड चीज न्यूट्रॉन स्टार मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड बताया, न्यूट्रॉन स्टार है ये बताया, गोरगेंटुआ या फिर ब्लैक होल है, उसकी एग्जिस्टेंस कैसे है, वो क्या बोलते हैं लेंसिंग से पता लगा। लेंसिंग क्या, किस चीज को नाम दिया गया, जो एक बेसिकली बिल्कुल ब्लैक होल क्रिएट कर दिया, आसपास लाइट दिख रही है उसके, तो एक लेंस का बिहेवियर शो कर रहा है। आपने कभी मेले वेले में देखा हो लेंस वेंस ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए इसको लेंसिंग का नाम दिया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से हमें ब्लैक होल का थोड़ा थोड़ा पता लगा, अंदाजा आया, और ब्लैक होल के ऊपर तो बहुत सारी किताबें और रिसर्च हो रखी है, चाहो तो पढ़ सकते हो और चाहो तो इस बुक को पढ़ सकते हो। इस बुक का नाम है द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पर हाँ इसको समझने के लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब साइंस में घुसना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी लेमैन भाषा में आपको समझा पाऊँ, ठीक है, इसलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मूवीज़ के थ्रू समझा रहा हूँ कि हो सकता है मूवी के सीन के थ्रू आप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को। तो अब तक हम मूवी की सिर्फ स्टार्टिंग में ही पहुंचेगी। स्टार्टिंग में जो एक तो थोड़े मूवी के अंदर जो नाम है उससे यूजुअल हो रहे हैं, ताकि बार बार ये नाम आए तो अजीब सा ना लगे, गोरगेंटुआ, वर्म होल, ये वो, ठीक है, इसलिए ये बनाया गया है बेसिकली। तो न्यूट्रॉन स्टार की एग्जिस्टेंस मैंने बताई, कैसे पता लगी साइंटिस्ट को, ठीक है, वो जो जेट्स आ रही थी, रेडिएशन आ रही थी, उनको उन्होंने कैप्चर किया साइंटिस्ट ने अर्थ पे, तो पता लगा कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है। एंड सेकंड ब्लैक होल कैसे पता लगा, तो टेलीस्कोप, एक हबल टेलीस्कोप होता है जो स्पेस की पिक्चर कलेक्ट करता है, नासा का एक हबल टेलीस्कोप है, जाके देख सकते हो, है ना, तो वो स्पेस की पिक्चर कलेक्ट करता है। तो ब्लैक होल की एक ऐसी पिक्चर नजर आई है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लैक होल है, हर गैलेक्सी के पास अपने ब्लैक होल है, हर गैलेक्सी के सेंटर पे ब्लैक होल है, और अपनी गैलेक्सी में भी बहुत सारे ब्लैक होल है। अब सोचो अगर अर्थ ब्लैक होल के पास आ भी जाता, कभी भी गलती से भी कभी ब्लैक होल के पास आ गई, तो वो पूरी की पूरी उसके अंदर समा जाएगी एंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ, या फिर पता नहीं हमें क्या होगा। मतलब अब तक की जो थ्योरीज है वो यही कहती है ग्रेविटेशनल पुल इतना हाई है तो डिस्ट्रॉय ही होंगे, ठीक है। आने वाले चैप्टर में जब ब्लैक होल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रॉय होती हैं चीज़ें, कैसे होती हैं वो भी समझाएंगे, सिंगुलरिटी वगैरह आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार। आई होप कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, तो अगले एपिसोड में कंटिन्यू करते बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।